वेलकम गाइस चैनल में। आज एक नई मानवा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े को आदमी को दिखाया जाता है जो कि बड़ा ही बीमार होता है और वो मरने के कगार में होता है। वह कहता है कि वह एक पृथ्वी के रहने वाला बंदा है जो कि एक पृथ्वी पर एक आसान सा जिंदगी और सुकून से जी रहा था। लेकिन एक दिन वह अपने ऑफिस के काम से अपने सहकर्मी के साथ निकल गया था, तो अचानक से उसकी गाड़ी के नीचे से जमीन का धस जाने के कारण वो लोग सभी खाई में गिर गया। और जब उनकी आंख खुली और उसे होश आया तो उन्होंने देखा कि वह सब कहीं अलग ही जगह में पड़ा हुआ है। इतने बातें सोच ही रहा था हमारा मेन कैरेक्टर, तभी उसके कमरे के अंदर एक छोटी बच्ची आ जाती है और हमारे एमसी से कहती है कि अंकल सियाओ, मेरे माँ ने ये खाने के लिए दिया है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसे शुक्रिया कहती है और बच्ची उसे जल्दी से ठीक होने को कहती है और फिर साबुन बनाने को कहती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरा नाम सियाओ है और मैं पृथ्वी से आया हुआ हूँ। दुनिया में 50 साल का जिंदगी जी चुका हूँ। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तब मैं गाड़ी चला रहा था और पहाड़ के ढह जाने के कारण से हमारा गाड़ी खाई में गिर गया और मैं और मेरे सहकर्मी सभी इस दुनिया में आ गए, जहाँ पर बहुत खतरनाक जीव है। एक फॉक्स जिसका 3 पूंछ है, एक 3 सर वाला सांप और अजीब सी ताकत रखने वाले लोग जो कि हवा में आसानी से उड़ रहे हैं। मैंने पृथ्वी पर बहुत से नोवेल पढ़े हैं जिनमें इस तरह की दुनिया का विवरण किया गया है, तो मुझे समझ आएगा कि ये उसी तरह का दुनिया है जहाँ पर कल्टीवेशन का राज चलता है। और मुझे पता था कि मेरे साथी कुछ ज़्यादा ही मुझसे ताकतवर है, तो हर किसी को किसी न किसी कल्टीवेटर के कारण अपनाया गया और बस मैं और डायरेक्टर किम ही बच गया यहाँ पर। और हम इस शहर में आ गए। हम दोनों बिना किसी टैलेंट और ताकत के इस दुनिया में सरवाइव करना नामुमकिन था, जिसके कारण हम लोग मजदूर बनकर यहाँ पर काम करने लगे। इसी तरह से हमारा यहाँ पर 6 महीना गुजर गया और एक दिन किम ने एक मार्शल आर्ट का बुक को खरीद लिया और वह इस शहर का एक ताकतवर मार्शल आर्ट का मास्टर बन गया। और एक दिन वह भी मुझे छोड़कर ट्रेनिंग के लिए चला गया और मैं पीछे अकेला रह गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने इस दुनिया में साबुन बनाया जो कि इस दुनिया के लिए बहुत ही रेयर था। तो सभी इसे पसंद किया, लेकिन मैं कमज़ोर था, इसीलिए यहाँ के गुंडे बदमाश सभी मुझे यहाँ पे धमकाया और साबुन बनाने का रेसिपी ले लिया और मुझे मार्केट से बाहर कर दिया। और इसी तरह से मैं इस दुनिया में सफ़र किया और अंत में अब मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मुझे रोना आ रहा है कि मेरे जीवन इतना बेकार क्यों था। मैंने जीवन जीने के लिए सभी कार्य को किया। मैंने यहाँ पर साबुन बनाया, यहाँ की भाषा सीखी और यहाँ खेती बाड़ी भी सीखी, लेकिन अंत में क्या था, मैं अब मौत का तलाश कर रहा हूँ। अगर मेरे पास थोड़ा और ताकत होता, कोई मुझे भी मौका मिलता, तो शायद मैं अपने लाइफ को बेहतर बना पाता। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें बंद हो जाता है और अचानक से उसकी आंखें खुलती है। वह अपने आप को किसी दूसरे जगह पर पाता है और जब वह आसपास देखता है तो उसे अपने सभी साथियों को दिखाई पड़ता है जो कि 50 साल पहले उसके साथ गाड़ी पे बैठे हुए थे। और वह ये सब देख करके हैरान हो जाता है और सोचने लगता है क्या वो रिकानेक्ट हो गया है और वो टाइम से पीछे चला गया है। जब वो इस बातों को अच्छी तरह से ध्यान से सोचता और देखता है, तब उसे पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वह एक्सीडेंट के बाद ये सभी यहाँ पे पहुँचे थे। और वह मन ही मन सोचता है क्या सच में मैं फिर से जीवित हो गया हूँ और मैं टाइम के पीछे आ गया हूँ। और वह यह सोचकर खुश हो जाता है और अपने साथियों की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस लाइफ का अच्छी तरह से लाभ उठाऊंगा और पीछे लाइफ की तरह कुत्ते की तरह नहीं मरूंगा। और लगता है कि मेरे पास रिकार्नेशन का ताकत मिल गया है और यह मेरा पहला रिकार्नेशन है। तभी डायरेक्टर किम कहता है कि हम तो कंपनी के ट्रिप पर जा रहे थे, तो हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह हमारा पहले दिन है इस दुनिया में। जब हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो मैंने एक रोशनी को देखा था, शायद वही रोशनी के कारण हम यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन 50 सालों की बातें याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तभी पीछे से आवाज आती है, मैनेजर सियाओ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस पर ध्यान नहीं देता और अपने ही सोच में डूबा हुआ रहता है।
वह कहता है कि जो भी पुनर्जन्म का नोवेल मैंने पढ़ा है, सभी में लोग अपने पास्ट के टैलेंट को उपयोग करते हैं और अपना लाइफ को बेहतर बनाते हैं, लेकिन मैंने 50 सालों में सिर्फ एक साबुन बनाना ही सीखा है, कुछ नहीं। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वह बड़ी ही गुस्से में कहता है कि क्या तुमने सुनाई नहीं दिया, मैं तुम्हें आवाज दे रहा था। और इतना कहते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मार देता है और कहता है क्या क्या तुम चाहते हो कि हम सब मारे जाए? क्या तुम पागल हो जो कि पहाड़ पे गाड़ी चलाते समय तुम स्टीयरिंग के व्हील पर सो गए थे? जो देख करके बाकी सहकर्मी हैरान हो जाता है और आकर के उसे रोकने की कोशिश करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैं इस बंदे के बारे में कैसे भूल गया। ये हमारा सेक्शन चीफ है जो कि अपनी फैमिली के पावर के दम पर इस पोस्ट को हासिल किया है। ये बहुत ही कमीना है जो कि अपना सभी काम मुझे सौंप देता है और मैं दिन रात मेहनत करके इसका काम को पूरा करता हूँ। और ये 2 दिन पहले भी मुझे अपना काम को दिया था, जो कि मैं 2 दिनों से रात भर जागते हुए इसके काम को पूरा कर रहा हूँ, जिसके कारण मैं गाड़ी चलाते समय सो गया कि मैं 2 दिनों से अच्छी तरह से नींद भी नहीं ले पाया था और मेरा शरीर थोड़ा कमजोर भी बन गया था, जिसके कारण मैं गाड़ी चलाते समय हल्की सी नींद आ गई थी। तभी बाकी बंदे अपने चीफ को रोकते हैं और समझाते हुए कहते हैं कि अगर ये सोता भी नहीं तो भी ये सब कुछ हो ही जाता, क्योंकि हम जिस रास्ते पे जा रहे थे वो रास्ता पूरा का पूरा ही जमीन ढह गया, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है और चीफ से कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे अपना सारा काम सौंप दिया था, जिसके कारण मैं 2 दिनों से अच्छी तरह से नींद भी नहीं कर पाई और दिन रात मेहनत करके तुम्हारा काम को पूरा कर रहा था, जिसके कारण मुझे गाड़ी चलाते समय नींद आ गया था और तुम मुझ पे ही इल्जाम कर रहे हो। तुम एक बकवास और कमीने आदमी हो। अगर तुम चाहते तो तुम भी इस गाड़ी को चला सकते थे, लेकिन तुम ये नहीं किया और तुमने मुझे ही गाड़ी चलाने दिया। और इतना कहते हुए मन ही मन सोचता है कि यह सब मेरे पिछले लाइफ में हुआ था, जहाँ पर मैं इस हालत में सिर्फ माफ़ी मांगता रहा और मार खा रहा था। इतना ही नहीं, मैंने उन डाकुओं से भी माफ़ी मांगी जो मेरे सब कुछ लूट लिया, और उस शहर के बड़े लोगों से भी माफ़ी मांगी जो कि मेरे कमाई के सारा धन को टैक्स के नाम पर लूट लिया था। मैं बस 50 सालों में मार खाया और माफ़ी ही मांगते रह गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं अपने लाइफ को बदल दूंगा। भले ही मैं उन लोगों को नहीं हरा पाऊंगा जो कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं उस व्यक्ति को हरा पाऊंगा जो कि मेरे बराबर का हो, और मैं कभी माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। और वह सीनियर चीफ जोंग से कहता है कि चीफ जोंग, तुम मुझे पता है कि तुम एक पागल कुत्ते हो जो कि सही से सबक सीखना जरूरी है। जो सुनकर चीफ जोंग और भी भड़क जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर को एक और मुक्का मार देता है। इस बार हमारा मेन कैरेक्टर भी चुप नहीं रहता, बल्कि वह उसे भी जमकर पीटता है और मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ देता है। तो जोंग उससे माफ़ी मांगने लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अब इस लाइफ में मुझे झुक कर रहना नहीं है, बल्कि मुझे इस लाइफ को एक अच्छी ज़िंदगी की तरह जीना है और मैं इस लाइफ को जरूर ही बदल के रहूँगा। इसी के साथ आज का एपिसोड एंड करते हैं। तो आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करें। अगर इस एपिसोड में अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो मैं कोई और मानवा को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। वेलकम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी ने चीफ को मारकर हालत ख़राब कर दिया था, जो देख करके मैनेजर किम हमारे एमसी से कहता है कि भले ही तुम्हारा कोई गलती ना हो, लेकिन तुम अपने सहकर्मी को इस तरह से नहीं मार सकते हो, तुम अभी चीफ से माफ़ी मांगो। जो सुनकर मेन कैरेक्टर सोचता है कि बाकी सब तो किसी ना किसी कल्टिवेटर के साथ चले जाएंगे, लेकिन मैनेजर किम और मैं साथ में रहेंगे और बाद में वह ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और मुझे छोड़ के चले जाएगा। ये सब पास्ट में हुआ था, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होना देना चाहता। तो और मैं मैनेजर किम के बातों को रखूँगा और मैं उससे दूर होना नहीं चाहता, और ऐसा करके फ्यूचर में ये मेरा ही फ़ायदा होगा। और वह चीफ से माफ़ी मांगने लगता है। वह कहता है कि भले ही मेरे इसमें कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी मैं ही गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते समय मुझे नहीं सोना चाहिए था। कहीं ना कहीं इन सब गड़बड़ियों के पीछे मेरा भी हाथ है। तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ इस पर। और वो चीफ को उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जो देख कर के चीफ तो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि साले पहले ठीक से पिटाई कर लेते हो,
और बाद में आप माफ़ी मांग के इस गलतियों को साफ कर लेते हो। तुम लोग जैसे कमीना कोई नहीं है। तभी मैनेजर किम कहता है कि हमें यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ से निकल कर कहीं गांव या बस्ती को ढूंढना चाहिए ताकि हम आश्रय ले सके। जो सुनकर एमसी सोचता है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना तो कोई गांव है और ना ही कोई इंसान है। यहाँ यह एक रुइंस है जो कि सालों में यहाँ पर खुलता है और यहाँ पर कल्टीवेटर आकर के अपना पावर को बढ़ाता है और हमें भी कोई कल्टीवेटर आकर के ही यहाँ से बाहर निकालेगा और बाकी सभी को अपना डिसेबल बनाकर यहाँ से ले जाएगा। यहाँ पर खतरनाक बीस्ट रहते हैं जो कि हमारे जैसे पावरलेस इंसानों को तो अपने सांस की हवा से ही मार सकता है। और वह किम से कहता है कि मैनेजर किम, अभी जल्द ही सूरज ढल जाएगा जिसके कारण अंधेरा हो जाएगा, तो हमें अंधेरा होने से पहले कहीं कोई गुफा या कुछ जगह देख करके अपना आश्रय लेना चाहिए। जो सुनकर मैंने सभी एग्री हो जाते हैं। तो किम कहता है कि हमारा कार का क्या, उसमें हमारा बहुत सारे सामान लाए हुए थे जिसमें खाने पीने के भी सामान थे, जो अगर मिल जाता तो हमें खाने पीने की तकलीफ दूर हो जाता। जो सुनकर एमसी सोचता है कि कार तो मिलने से रहा, क्योंकि यह अलग दुनिया है और हमारी कार अलग दुनिया में रह गई है। लेकिन मैं इन बातों को समझाकर अपना समय और बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। तो अगर ये लोग कार खोजना चाहते हैं तो मैं इसे रोकूंगा नहीं, इन्हें खोजने दूंगा। और वह कहता है कि तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, एक जो कि कार को ढूंढेगा और दूसरा जो कि रहने का जगह ढूंढेगा। जो सुनकर के सभी लोग एग्री हो जाते हैं और दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है रात को, जहाँ पर ये लोग एक गुफे में बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे और मेन कैरेक्टर द्वारा लाया हुआ खाना खा रहे थे। तभी सफ़ेद कपड़े वाली लड़की कहती है कि हम लोग जब कार को एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग कार के अंदर थे, तो कार क्यों नहीं मिल रही है और हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए हैं। तो किम कहता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। तभी किम हमारे एमसी के तारीफ़ों में बातें करने लगते हैं। तो सभी एमसी के बारे में अच्छी बातें करने लगते हैं कि आप हमारे लिए एक वेल विशर हो, आप तो बड़े मेहनती हो, आपके कारण हम यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं और वगैरह वगैरह। इतने में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सब तो मेरे लक का कारण हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो सभी एमसी के तारीफ का पुल बांध देते हैं। तो एमसी सोचता है कि यह पल सभी के लिए अच्छा है, थोड़ी देर बाद हम सब बिखर जाने वाले हैं, तो इस पल को एंजॉय करना सही है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाता है कि एमसी एक बीस्ट के आगे झुका हुआ है और तभी बाकी सभी का नींद टूट जाता है और एक बीस्ट को अपने सामने देख करके सभी चिल्लाने लगता है। ये देख करके मेन कैरेक्टर सभी को चिल्लाते हुए घुटनों पे आने को कहता है और रिस्पेक्ट करने को कहता है इस बीस्ट का, जो कि एक बहुत बड़ा लोमड़ी होता है। जो सुनकर सभी घुटनों में आ जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ चल क्या रहा और ये बीस्ट क्या है, कौन है। तभी वो बीस्ट कहती है कि मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहा हूँ, लेकिन कभी भी यहाँ पर कोई मॉर्टल यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन तुम लोग किस तरह से यहाँ पर आ गए हो। लेकिन मुझे तुम लोगों के व्यवहार अच्छा लगा, जिसके कारण मैं तुम सभी को यहाँ पर रहने की अनुमति देती हूँ और तुम्हारी जान भी नहीं निकालूंगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम में से किसी एक को अपना एक हाथ मुझे खाने को देना होगा। सुनकर एमसी शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि पिछले लाइफ में हम सभी ने इस बीस्ट को देख करके बहुत ही हल्ला चिल्ला किया और डर गया, जिसके कारण ये सभी के यहाँ कुछ अंग खा लिए और हम सभी मरने के कगार पे पहुँच गए थे। लेकिन इस बार एक हाथ का सवाल है तो मैं इसे पूरा करूँगा। तो मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हो रहा था और मैंने जड़ी बूटी ले आया हूँ जिससे मेरा दर्द को कम करेगा। और 2 दिनों बाद यहाँ पर इमोर्टल्स आने लगेंगे जो कि आकर के मेरे इस हाथ को ठीक कर देगा। और एमसी अपना एक हाथ लोमड़ी के आगे कर देती है, जिसके कारण लोमड़ी उसके हाथ को उसके शरीर से उखाड़ कर खा जाता है। जो देख करके सभी बंदे हैरान और चौंक जाता है। वे सोचते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। तभी एमसी तुरंत ही अपना जड़ी बूटी को खा लेता है, जिससे उसका हाथ का दर्द कम हो जाता है। तो वह लोमड़ी कहता है कि अरे तुम मोटल की तो शरीर का स्वाद एकदम बेकार है। जो सुनकर के एमसी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपको अच्छी पेशकश नहीं कर पाया हूँ। जो सुनकर के वो लोमड़ी कहती है कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 7 दिनों के रहने का आज़ादी देती हूँ। और यह कहते हुए वो हवा पे उड़कर चली जाती है। तभी बाकी सभी हमारे एमसी के पास आते हैं और उसे संभालने लगते हैं।
तो किम एमसी से पूछता है कि अरे ये क्या चीज़ था जो तुम्हारे हाथ को खा गया और तुम बड़े आराम से उसको अपने हाथ को दे दिए खाने को। तो एमसी कहता है कि यह इस जगह का मुरिम है, यानी कि यहाँ का रानी है, और अगर हम उसकी बातें नहीं मानते तो हम सभी को वो खा जाता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर रहने के लिए आज़ादी मिल गई है, और वो भी 7 दिनों के लिए। जो सुनकर के किम कहता है कि 7 दिनों के लिए, बस 7 दिनों के लिए, और 7 दिनों के बाद क्या? तो एमसी कहता है कि 7 दिनों बाद फिर से हमें गिव अप करना पड़ेगा और हमारी कोई अंग को देना पड़ेगा, और अभी मेरी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। जो सुनकर के किम हैरान हो जाता है। वह कहता है कि ये क्या है बात कर रहे हो तुम, हम यहाँ पर इस तरह से अपने आप को नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तभी सभी एमसी को वहाँ पर छोड़ करके सभी गुफे से बाहर आ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तो वह काला टी शर्ट पहने हुए बंदा, जिसका नाम मैनेजर हो होता है, वह कहता है कि अगर एमसी नहीं होता तो हम शायद यहाँ पे सरवाइव भी नहीं कर पाते। उसी ने यहाँ पर रहने का जगह और खाने पीने का इंतज़ाम किया है, तो हमें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि उसने उस बीस्ट के सामने अपना एक हाथ तक को दबा दिया, क्योंकि वो हमारी जान बचाना चाहता था। जो सुन करके वो चीप कहता है कि तो इसका मतलब यह है कि उसने तो एक हाथ खो दिया है, तो वो कुछ ही दिनों का मेहमान है और हमें उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और अगले सप्ताह जब वो लोमड़ी फिर से आएगा और हमारे से वो अपना कोई अंग खोजेगा, तो हम फिर से साओ को आगे कर देंगे और उसका एक हाथ फिर से दिला देंगे, जिससे वो हमारी जान बच जाएगी, क्योंकि उसका एक हाथ ऑलरेडी कट चुका है, जिसके कारण वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। मैनेजर हो कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो? वो अपना बलिदान हर बार क्यों देगा? अगर अगली बार कोई मुसीबत आती है तो मैं सबसे पहले आगे जाऊंगा, या तो तुम लोगों में से कोई एक को आगे जाना पड़ेगा। हर भाई को एक ही बंदा को बलिदान देना, यह कैसी बात है? तो सभी इस बात पर एग्री हो जाते हैं और उस बंदे को यानी कि चीफ को गाली देने लगते हैं और गंदी गंदी बातें करने लगते हैं। जो देख कर के चीफ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि भले ही तुम जो भी कहो, लेकिन वह बंदा हमारे बहुत काम आने वाला है और हम उसके ज़रिए हमारी जान को बचा सकते हैं। और इधर हमारा एमसी गुफे से बाहर आ जाता है और वह इनकी सारी बातें सुन रहा था। जो सुन करके उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह अपने पास में पड़े एक पत्थर को उठा लेता है और मन ही मन सोचता है कि भले ही मैं एक हाथ से विकलांग हो गया हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम जैसे बंदों को किस तरह से सबक सिखाना है, और मेरा एक हाथ होने के बाद भी मैं तुम जैसे बंदों को एक ही हाथ से हरा सकता हूँ। लेकिन वो अपने हाथों से वो पत्थर को फेंक देता है और मन ही मन सोचता है कि नहीं, मैं क्या करने जा रहा था। लगता है डर के कारण सभी का दिमाग हिल गया है और सभी उल्टा पुल्टा सोच रहा है, और इसमें मैं भी गलत सोचने लग गया था। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैनेजर किम के नज़र पे मैं गिर जाऊँगा और वह मुझे कभी भी अच्छे इंसान के ओर नहीं देखेंगे और ना ही मेरी लाइफ में कोई मदद करेगा। और वैसे भी ये लोग कोई बुरे इंसान नहीं है, सिवाय चीफ के। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक 2 मुंह वाले सांप रिश्त आ जाता है और वो सभी उसके आगे घुटने पे खड़े होते हैं। तो एमसी सोचता है कि ये वही पल है जब ये सांप अब पास्ट में हमारे चीफ ओ के शरीर के सारे खून और उसका दोनों हाथ खा गया था। लेकिन इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार हम लोग सूझबूझ से काम करेंगे और हमारी जान को भी अच्छी से बचा लेंगे। भी वो सांप वाला बीस्ट कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पे सही सलामत रहना चाहते हो तो तुम में से किसी एक को मेरी प्यास बुझानी होगी। वैसे भी मैं तुम सभी को खाने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने जो मेरे साथ रिस्पेक्ट दिया है उसके कारण मैं बस तुम लोगों में से किसी एक का खून पीना चाहता हूँ। तो बताओ कौन मेरा प्यास बुझाएगा? तभी मैनेजर वो आगे आ जाता है और कहता है कि इस बार मैं अपना खून पिलाऊंगा, और वह सभी को पीछे हटने को कहता है और कहता है कि क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है तुम सब के लिए कुछ करने का। तभी सांप उसके हाथ को काट लेता है और उसका खून चूसने लगता है, और चूसते हुए वो कहता है कि अरे तुम मॉर्टल का तो ब्लड इतना बेकार क्यों है? ऐसा लगता है कि मैं किसी घोड़े का ब्लड पी रहा हूँ। लेकिन इधर मैनेजर ओ का तो हालत ही ख़राब हो जाता है। तो सांप कहता है कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो तुम लोग संभल के रहना, क्योंकि कल यह जगह खुलने वाले हैं इस दुनिया के कल्टीवेटर के लिए।
और ये कल्टीवेटर हम लोग से भी ताकतवर और ख़तरनाक होते हैं। ये तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। और वहाँ से वो चली जाती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हेड चीफ को अपने नाम से बुलाता है, जो देख करके उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे अपने नाम से बुलाओ। मेन कैरेक्टर कहता है कि लगता है तुम गुस्से हो गए हो, लेकिन अगर यहाँ पर तुमको ज़िंदा रहना है तो तुम्हें मेरी बातें मानना पड़ेगा। और नेक्स्ट वीक को जब वो लोमड़ी आएगी तो मैं दूसरे हाथ को देना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग यहाँ पर सरवाइव कर सको। जो सुनकर चीफ खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि हाँ, बड़ा आया एहसान करने वाला, ऐसे भी तो मरने वाला था। और तभी एमसी कहता है कि लेकिन यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए तुम लोगों को यहाँ पे रहने का तरीका समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे रहने का सहन सहन सिखा दूँ। जो सुनकर चीफ सोचता है कि हाँ, ये सही है, अगर मैं यहाँ पे रहने का तरीका सीख जाता हूँ तो आज जो इसको सभी वाहवाही दे रहा है, कल मेरे टेक्निक से ये लोग सभी मेरे पे वाहवाही करेंगे और मैं इसका राजा बन के रहूँगा। और मेन कैरेक्टर के साथ जाने के लिए और हर्ब ढूंढने के लिए मान जाता है। और इधर एमसी मन ही मन सोचता है कि जब मैं इसके ऑफिस में पहली बार ज्वाइन हुआ था तो इसने मुझे कुत्ते की तरह काम करवाया था, और आज का समय जब मेरा है और मैं इसे गधे की तरह काम करवाऊंगा। और हमें थोड़ी देर बाद को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों हर्ब्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चीफ ने कुछ भी करने पर एमसी उसे भर भर के गालियाँ और जाता उसे बोलने लगते हैं। तभी चीफ सॉरी करने लगता है और एमसी सोचता है कि जब मैं इसके ऑफिस में पहली बार गया था तो इसने बहुत ही तकलीफ और मुझे बहुत ही काम दिया था। अब इसका मतलब और इसे मज़ा समझ में आएगा। और ये दोनों बहुत सारे रेयर हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर कलेक्ट करने के बाद चीफ की हालत ख़राब हो जाता है और वो कहता है कि मैं और नहीं कर सकता, बस मैं इतना ही में रुकता हूँ। लेकिन मेन कैरेक्टर उसके बातों का ध्यान नहीं देता है और उसे हर्ब्स को ढूंढने के लिए ज़मीन को खोदने को कहते हैं और जम करके काम करवाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ पर सभी आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी आसमान पर एक धमाका होता है जिससे सभी की हालत ख़राब हो जाता है। और आसमान में 3 कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ रहे होते हैं और वो इन बंदों को देख रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है कि अरे, इस रिम्स में मॉर्टल कैसे आ गए हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ पर कोई मॉर्टल भी आ सकता है। तभी वो इन सभी पर अपना ग्रेविटी प्रेशर डालते हैं, जिससे सभी को बहुत ही तकलीफ होता है और वे लोग घुटनों पे आ जाते हैं। लेकिन हेड चीफ और चीफ सियाओ और एक लड़की पर इसका असर कम होता है, जो देख करके तीनों कल्टीवेटर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम तीनों को अपना डिसेबल बनाना चाहते हो, तो तुम तीनों हमारे साथ चलो। हम तुम्हें कल्टीवेशन सिखाएंगे और तुम्हें ताकतवर बनाएंगे, जिससे तुम इस दुनिया में सभी चीज़ों को प्राप्त करोगे, चाहे वह धन हो या फिर कोई भी और चीज़। और यह तीनों कल्टीवेटर हमारे 3 बंदों को अपने साथ ले लेते हैं और उन बंदों को लेने के बाद वो अपने मेन कैरेक्टर के हाथों को हील करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने इन सभी को बचाने के लिए अपने एक हाथ को गवा दिया, जिसके कारण हमें इन 3 जीनियस को मिल पाया है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ जो कि तुम्हारे हाथ को हील कर देता है। और वह तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तो किम ये सब देख करके चौंक जाता है और उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह इतने में वहाँ से चले जाते हैं। और सीन शिफ्ट होते हैं थोड़े देर बाद का, जहाँ पर एक लड़की की हालत ख़राब हो जाती है और वह हरे ड्रेस वाली लड़की हमारे एमसी से कहती है कि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, अगर हम समय पे इसे ठीक नहीं किया गया तो ये मर सकती है, तो तुम अपने हर्ब्स के जरिए इसकी इलाज करो और इसे थोड़ी राहत दिलाओ। तो एमसी कहता है कि थोड़ी देर तुम वेट करो, यहाँ कोई आने वाला है जो कि इसे हील कर देगा और इसे ठीक कर देगा। इतने में वहाँ पे एक बंदे का अपीयर होता है जो कहता है कि अच्छा, इस रिम्स में इतने सारे मॉर्टल और इनमें से किसी ने मुझे यहाँ पर आकर्षित किया है। तो किम कहता है कि अब तुम कौन हो? तो वह बंदा कहता है कि मैं ड्रैगन किंग हूँ, सियाओ हियो। और वह कहता है कि किसी ने यहाँ पर थंडर पावर का इस्तेमाल किया था, तो मैंने दिया देख करके यहाँ पर चला आया कि यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब से पावर का मुझे एहसास हुआ जो कि यह लड़की से आ रही है और मुझे हैरानी है कि यह बेहोशी की हालत में यह कैसे कर रहा है।
यह एक ऑर्डिनरी इंसान है जिसके अंदर कल्टीवेशन करने का योग्यता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे से कहता है कि मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कुछ ही दिनों से रह रहे हैं, लेकिन जब से यहाँ पर रह रहे हैं तभी से कोई ना कोई यहाँ पर आ ही रहा है और हमारे बंदों को यहाँ से किडनैप करके ले जा रहा है। जो सुन कर के ड्रैगन किंग हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो यहाँ पर पहले से ही कोई आ गया है और तुम्हारे साथियों को यहाँ से ले गया है और अब मैं यहाँ पर आया हूँ इस लड़की के लिए। और वह हमारे मेमसी से कहता है कि तुम्हें पता है कि यह कौन सी जगह है और तुम अब कहाँ पे रह रहे हो। यह पाथ ऑफ एसोसिएशन है जहाँ पर कल्टीवेटर अपना अपर रिलम में जाने के लिए यहाँ पे आते हैं और यह जगह 1000 सालों में एक बार ही ओपन होता है और जब भी यह जगह खुलता है तभी सारे कल्टीवेटर्स और बीस्ट यहाँ पे आ जाते हैं, अपर रिलम में जाने की कोशिश करते हैं। तो किम कहता है अगर वो लोग अपर रिलम में जा रहे हैं तो हमारे साथी को अपने साथ कैसे ले जाएंगे। तभी ड्रैगन किंग कहता है कि शायद तुम लोगों को पता नहीं कि यहाँ पर जो भी कल्टीवेटर होते हैं उसके पास ऐसे आइटम होते हैं जिसमें एक शहर तक को छोटा करके संभाल लिया जाता है और वो अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है। तभी वो अपने कपड़ों के अंदर से एक कोट को निकालता है और कहता है कि देखो, यह वो आइटम है जिसके अंदर मैंने ड्रैगन क्लैन के सभी बंदों को यहाँ पर ले लिया हूँ और इसके अंदर एक टावर है जिसमें 1800 फीट से भी ज़्यादा बंदा यहाँ पे रह रहा है, जैसे कि एक शहर में बसा हो। जो सुन करके किम और हम मेन कैरेक्टर दोनों ही चौंक जाते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है। और तभी ड्रैगन किंग उस लड़की के पास आता है, जो देख करके किम उसे रोकना चाहता है, लेकिन ड्रैगन किंग अपने प्रेशर से उसे घुटनों पे ले आता है और उससे बहुत तकलीफ देता है। और ड्रैगन किंग उस लड़की को अपने हाथों पे उठा लेता है और कहता है कि भले ही मैं अच्छा इंसान हूँ, इसीलिए तुम लोगों को जान से नहीं मार रहा हूँ, लेकिन यह जगह कोई असाधारण जगह नहीं। यहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स आएंगे और उनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है जो तुम्हारे एक सवाल करने पर तुम्हारी जान निकाल दे। तो तुम अपने आप को संभाल कर और बड़े ही ध्यान से बातें करना। और इतना कर वो अपना ड्रैगन फॉर्म में आता है और उस लड़की को लेकर के वहाँ से चला जाता है। और सीन शिफ्ट होता अगले दिन का, जहाँ पर वह हरे वाली ड्रेस पहनी हुई लड़की बड़ी ही उदास होती है और कहती है कि हमारे सभी बंदों को किडनैप कर लिया गया है, लेकिन अगर मैं भी किडनैप हो जाऊँ या फिर उनमें से कोई आप लोगों को किडनैप कर दे तो मैं यहाँ पे अकेला क्या ही करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पर सर्वाइव करना तो आते ही नहीं और इस तरह से मैं यहाँ पर मर ही जाऊँगी। तो एमसी कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह लड़की हमारे एमसी से कहता है कि मैं नहीं चाहती कि आपको भी कोई किडनैप कर ले और मैं यहाँ पर अकेला पड़ जाऊँ और यहाँ पर एक बेरहमी की तरह से मौत को हासिल कर लूँ। तभी अचानक उस लड़की के अंदर से कुछ अजीब पावर रिलीज होता है, जो देख करके एमसी कहता है कि चलो ये सब खत्म हुआ और अब हम बिछड़ने वाले हैं। और इधर लड़की दर्द से चिल्लाने रही थी, इतने में वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कोई टाइगर जैसे बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ था। वह बुड्ढा हमारे बंदे को देखते हुए कहता है कि अरे तुम लोग तो यहाँ पे मॉर्टल हो, लेकिन उस लड़की के अंदर से कुछ अजब ही प्रेशर महसूस हो रहा है। मुझे लगा था दूर से कि कोई हाई लेवल के कल्टीवेटर यहाँ पर आ गया है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर के देखा तो ये लड़की के शरीर से अजीब-ओ-गरीब एनर्जी रिलीज हो रहा है। भले ही इसके पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, लेकिन अगर ये सही से कल्टीवेशन करे तो ये एक जीनियस बन सकता है। तो मैं इस लड़की को अपना डिसाइबल बनाऊंगा और अपने क्लैन में शामिल कर लूँगा। तभी किम उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है और उससे पूछता है कि असल में तुम हो कौन और तुम क्या करना चाहते हो। जो देख करके वह बुड्ढा किम को एक ही झटके में बहुत ही दूर फेंक देता है। तभी एमसी उसे बचाते हुए उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी पीठ पर चोट लग जाती है। जो देख करके किम कहता है मैनेजर साहब, क्या आपके शरीर आप ठीक हो? तो एमसी कहता है जी हाँ मैं ठीक हूँ। तो वह बुड्ढा उस लड़की के सामने जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे डिसेबल बनना चाहोगी। लेकिन वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर और किम को बुलाता है, जो देख करके वो बुड्ढा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि लगता है तुम इन दोनों के से बहुत ही अटैच हो, तो मैं इन दोनों को मार डालता हूँ, जिससे तुम्हारा भावनाएं मिट जाएगी और तुम सही से कल्टीवेशन कर पाओगी। और इतना कहकर
वो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर और किम को हवा में उठा लेता है और उसके गले को दबाने लगता है, जो देख करके वो लड़की रोते हुए कहती है कि तुम उन दोनों को छोड़ दो, भले ही तुम जो भी कहोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जो देख करके वो बुड्ढा उन दोनों को छोड़ देता है और वो कहता है कि भले ही मैं इसे नहीं मार दूंगा, लेकिन अगर ये दोनों तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम कल्टीवेशन करने में भटक जाओगी और तुम सही से कल्टीवेशन नहीं कर पाओगी, इसीलिए मैं इन दोनों को कहीं और भेज देता हूँ। और इतना कह करके वो एक पोर्टल को ओपन करता है, जिससे उन दोनों को वहाँ पोर्टल से भेज देता है। और बुड्ढा इधर कहता है कि मुझे भी पता नहीं कि तुम दोनों कहाँ प्रकट होगे, लेकिन जहाँ भी जाओगे सही रहोगे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मार्केट पर, जहाँ पर मैनेजर किम और हमारा मेन कैरेक्टर दोनों पड़ा हुआ होता है। तभी मेन कैरेक्टर का आंखें खुलती है और वो आसपास देख करके चौंक जाता है और वो सोचता है कि पहले पास्ट में तो मैं यहाँ पर अपेयर नहीं हुआ था, मैं जहाँ पर अपेयर हुआ था वो कोई अलग ही जगह था, लेकिन यह जगह मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी वो अपने आसपास को देखता है और देखते हुए कहता है कि लगता है ये वही शहर है जहाँ पर मैं रह रहा था। और इस शहर का नाम यनगांव है, जो कि सेंगाओ सिटी का राजधानी है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और किम और हमारा मेन कैरेक्टर को एक घर में दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर कहता है कि हमने इस हर्ब्स को बेच करके बहुत सारे पैसे लिए, जिससे हमने इस घर को खरीद लिया है। तभी किम कहता है कि क्यों ना हम बाकी बचे हुए हर्ब्स को बेच लें और इससे मिले हुए पैसे से एक बिजनेस को तैयार करें। तो एमसी सोचता है कि यह सही है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ के पावरफुल लोग हमें सही से बिजनेस भी नहीं करने देंगे और हमारे तरीके को भी चुरा लेंगे। लेकिन मुझे पता है कि किम सड़क पर बेचे जाने वाले थर्ड गेट के मार्शल आर्ट को खरीद लेता है और मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करके वो मार्शल मास्टर बन जाता था कुछ ही महीने में। तो अगर मैं इसे सही से यहाँ पर मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग दिला देता हूँ तो यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, जिसमें मेरे सरवाइव करने का आसान हो जाएगा। वो किम से कहता है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के मुरीम अगर हम पर अटैक कर देते हैं और हमारा बिजनेस छीन लेते हैं तो हम क्या करेंगे, जिसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और हमें यहाँ के मार्शल आर्ट को सीखना होगा, जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एमसी हमें बताता है कि यहाँ पे 60 सेक्ट है जो कि मार्शल आर्ट को सिखाते हैं, जो कि है ड्रैगन स्लेइंग सेक्ट। यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाने का काम करता है। सेल्फ बिल्डिंग टेम्पल, जो कि बुद्धिस्ट के रहने वाले जगह है और वहाँ पर बुद्ध के टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है बर्ड हाउस और चौथा है ऑर्थोडॉक्स सेक्ट। ऐसे करके वो 7 सेक्ट के बारे में बताता है और पूछता है बताओ आपको इनमें से कौन सा पसंद है। तो किम कहता है कि मुझे ड्रैगन स्लेइंग सेक्ट को चुनना है, क्योंकि मार्शल आर्ट में शॉर्ट का आर्ट का सीखना सही है और एक आदमी होने के कारण हमें ब्लेड की भी ताकत को सही से सीखना चाहिए। लेकिन आप इन सब के बारे में कैसे जानते हैं? लेकिन इस पर एमसी कुछ नहीं कहता और सीन शिफ्ट हो जाता है 3 महीने बाद का, जहाँ पर दोनों डेमन स्लेइंग सेक्ट में आते हैं, जहाँ पर दोनों को गेट कीपर यानी कि गेट के गार्ड रोक देते हैं और कहते हैं तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हमें सेक्ट के बारे में बहुत कुछ सुना है और हमें लगता है कि हमें भी यहाँ पे मार्शल आर्ट को सीखना चाहिए, जिसके कारण हम यहाँ पर एडमिशन करने के लिए आए हैं। तभी गार्ड की नज़र किम पर जाती है और वह सोचता है कि यह बड़े टोन वाला बंदा जिसका उम्र इतना ज़्यादा है कि यह मार्शल आर्ट सीखने के लायक ही नहीं है, लेकिन लगता है इनके पास बहुत सारे पैसे हैं जो कि वह वैसे ही खर्च करना चाहते हैं। और वह मेन कैरेक्टर से कहता है कि इसका उम्र बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये मार्शल आर्ट नहीं सीख पाएगा। तो मेन कैरेक्टर का कुछ चांदी के सिक्के उसे देते हुए कहता है कि आप हमें सिर्फ यहाँ के एल्डर से मिलने दीजिए, हम चाहते हैं कि हम कुछ साधारण आर्ट को ही सीख ले ताकि हम अपना आत्मरक्षा कर सकें। तो वो बंदा भी अपने लीडर के पास इन दोनों को ले जाता है, जहाँ पर लीडर मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो अपने आत्मरक्षा करने के लिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ जैसे आप सही कह रहे हैं, हम अपना रक्षा करने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। और वह एक बक्सा भर करके चांदी के टोकन देते हैं उस लीडर को, जो देख करके लीडर का आंखें चौंक जाता है और वह बक्से को लेते हुए कहता है कि
चलो ठीक है, मैं तुमको अपने सेक्ट में भर्ती कर लेता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही अपने सेक्ट में ले सकता हूँ, और वो भी आउटर डिसाइबल के तौर पर। जो सुनकर के किम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि हमने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं और तुम सिर्फ हम दोनों में से किसी एक को ही लेना चाहते हो। जो देख कर के मेन कैरेक्टर किम को रोकते हुए कहता है कि चलो ठीक है, हम आपका बात को मानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ज्वाइन नहीं होऊंगा, बल्कि मेरे बड़े भाई को मार्शल आर्ट को सिखाना है और वही इस सेक्ट में ज्वाइन होगा। तो वो लीडर उस बक्से को लेते हुए कहता है कि चलो ठीक है, तो तुम लोग कल से आ जाना अपना ट्रेनिंग करने के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर और किम के, जो कि किम कहता है हमारे मेन कैरेक्टर से कि मुझे नहीं लगा था कि हमारे सारे पैसे तुम इस तरह से मेरे ऊपर खर्च कर दोगे। अगर मुझे पता होता कि इस सेट में ज्वाइन करने के लिए हमें इतने खर्च करने पड़ेंगे तो मैं ज़रूर ही कहीं दूसरे सेट को चूज़ करता। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम सही से अपना कल्टीवेशन पर ध्यान देना और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना, और मैं बचे हुए पैसे से अपना कुछ एक बिज़नेस चालू करूँगा जिससे हमारा गुजारा चल जाएगा। तो किम उदास होते हुए कहता है कि मैं इस उम्र में कुछ कर पाऊँगा मुझे नहीं लगता, और ना ही मुझ पर कोई यकीन है। तो एमसी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि आप अपने आप पे भरोसा रखो, आप ज़रूर ही इस मार्शल आर्ट में कुछ ज़्यादा ही अच्छा करोगे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता 7 महीने बाद का, जहाँ पर किम ने सेक्ट के सभी इनर डिसाइबल्स और आउटर डिसाइबल को हरा दिया था। जो देख कर के एल्डर तो हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि किम जो कि एक आउटर डिसाइबल है, वो इस तरह से हमारे सेक्ट के इनर डिसाइबल को इतनी आसानी से कैसे हरा सकता है, जबकि वो कुछ ही महीने पहले सेक्ट में ज्वाइन किया था। और हमें कुछ समय पीछे को दिखाया जाता है जहाँ पर किम इनर डिसाइबल्स को एक एक करके सभी को हरा रहा था। और हमें बताया जाता है कि इन 7 महीनों में किम ने कड़ी मेहनत की और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि मास्टर लेवल के बंदे तक को टक्कर दे सकता था। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर किम के ताकत को देख करके हैरान थे। वो कहता है कि ये तो एक आउटर डिसाइबल है जो कि सिर्फ आधे साल के ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन ये हमारे सेक्ट के ऑलमोस्ट सभी हायर लेवल के बंदे को हरा दिया है। अगर यह बात बाहर जाती है तो लोग सोचेंगे कि हमारे सेक्ट के सभी डिसाइबल्स बेकार है, हमें इसे रोकना होगा, और जाओ इसे पकड़ो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद का, जहाँ पर किम कमरे में शॉट का प्रैक्टिस कर रहा था और एमसी सोच रहा था कि पास्ट लाइफ में इसी तरह से किम स्ट्रॉन्ग बन रहा था, लेकिन उसे समय लगा था अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इस बार मैंने इसे समय से पहले इस सेक्ट में दाखिला कर दिया हूँ, जिसके कारण इसकी एनर्जी और इसकी ताकत हद से ज़्यादा बढ़ गया है। और वह सोचता है कि पास्ट लाइफ में जब इसकी ताकत बढ़ जाती है, जिसको देख करके सेक्ट के लीडर उसे जेल में डाल देता है, क्योंकि वह सोचता है कि यह एक जासूस है जो कि किसी दूसरे सेक्ट से इसके सेक्ट में जासूसी करने आया होगा। और उसे लगा कि किम पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वह अपने आप को नल्ला और कमज़ोर दिखा रहा है, क्योंकि यह कोई इतने कम समय में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है। कभी एमसी किम से कहता है कि क्या आपको नहीं लगता कि आपको किसी बात को सोचने की ज़रूरत है? जो सुनकर के किम कहता है किस बारे में मुझे सोचना है? तो मेन कैरेक्टर कहता है किम से कि आपको सभी जासूस समझने लगे हैं और वो आपको पकड़ने वाले हैं, और वो आपका कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। कभी किंग कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ दूसरे स्टेज में। जो सुनकर एमसी हैरान हो जाता है और वह सोचता है कि कुछ ही दिन पहले उसने फर्स्ट लेवल पर अपने आप को लेवल अप किया था और यह इतने कम समय में दूसरे लेवल पर जाने वाला है। क्या ये सच में एक इंसान है या फिर ये कोई राक्षस है? और वह सोचता है कि इस लेवल पर इस शहर में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि उसे किंग ऑफ मास्टर माना जाता है, जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट का लीडर है। और किम इस स्टेज पर 40 साल बाद जाने वाला था, लेकिन लगता है कि इस बार मेरा कैलकुलेशन पूरा का खराब हो गया है।
और यह कुछ ज़्यादा ही जल्दी इस स्टेज पे पहुंच जाने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है 7 दिनों बाद का, जहां पर हमें दिखाता है कि किम अपना लेवल अप कर रहा था। तभी उसके सर पर 3 एनर्जी से बना हुआ फ्लावर अपीयर होता है, जो देख करके एमसी चौंक जाता है और वह सोचता है कि ये तो मार्शल मास्टर के पीक लेवल पे आने पर अपीयर होता है। क्या किम मार्शल मास्टर के पीक पर जा चुका है? तभी किम खड़ा हो जाता है और वह कहता है कि मैंने इस बैरियर को तोड़ दिया है और मैं मास्टर के पीक पर लेवल अप कर लिया है। जो सुनकर एमसी खुश हो जाता है। इतने में दरवाज़ा तोड़ते हुए शेख के कुछ बंदे यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो देखकर ये दोनों भी हैरान हो जाता है। तभी उन बंदों में से एक बंदा कहता है कि हमें शेख से भेजा है तुम दोनों को पकड़ने के लिए और तुम दोनों के कल्टीवेशन वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देने के लिए, क्योंकि तुम दोनों जासूस हो और हमारे शेख के मार्शल आर्ट्स टेक्निक को चुराए हो, जिसके कारण हम तुम्हें पकड़कर तुम्हारे कल्टीवेशन वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। तभी मेन कैरेक्टर उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि हम स्पाई नहीं है, हम कोई जासूस नहीं है, हम एक नॉर्मल बंदा है जो कि तुम्हारे शेख में सिर्फ ट्रेनिंग के लिए गए थे। लेकिन उनमें से एक बंदा गुस्से में आ जाता है और वो मेन कैरेक्टर के मुंह पर एक मुक्का मार देता है और वो कहता है कि हमने देखा है कि तुम दोनों किसी अलग ही भाषा में बात कर रहे थे, लगता है कि ये तुम्हारा कोड वर्ड है जो कि तुम दोनों आपस में अपने बातों को शेयर करते हो। जो देख कर के किम को गुस्सा आ जाता है और वह उस आदमी के हाथ को काट देता है और वहाँ पर वह कहता है कि यह मेरा पहला सेट है जिसे मैं डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, और इतना कह करके अटैक करने लगता है, जो देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। और वहाँ भागते हुए एक बंदा कहता है कि ये तो मार्शल मास्टर लेवल के पीक पर है, हमें इसे हराने में तकलीफ होगा, हमें जाकर के शेख के लीडर्स को बताना होगा। और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी किम कहता है कि मैं उन सभी शेख को जाकर देखना चाहता हूँ, तो तुम क्या करने वाले हो? तभी एमसी कहता है कि बेशक मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि हम इस सभी शेख को कंट्रोल करने वाले हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है। हम पहले उस सेक्ट में जाएंगे और उस सेक्ट के लीडर को हरा के हम सभी सेक्ट को कंट्रोल में कर लेंगे। जो सुनकर के किम कहता है कि चलो ठीक है, तो फिर हम पहले ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से ही मिलेंगे और उससे हराएंगे। और इतना कह करके वे दोनों सेक्ट के ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो लेकिन एमसी को पहाड़ चढ़ने में तकलीफ हो रहा था, जिसके कारण किम कहता है कि लगता है तुम बहुत ही कमज़ोर हो, जो कि इतने धीमे धीमे चल रहे हो। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं आपके जैसा कल्टीवेटर नहीं हूँ, इसलिए मुझे आपके साथ चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन चिंता ना करें, मैं भी आपके पीछे पीछे ज़रूर ही आ जाऊंगा। और जैसे तैसे हमारा मेन कैरेक्टर किम के साथ मिल करके वह लोग ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में पहुँच जाते हैं। और सीन शिफ्ट होता है ऑर्थोडॉक्स में, जहाँ पर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के लीडर को किम ने हरा दिया था और वह किम के सामने घुटने पे बैठा हुआ था। और हमें बताया जाता है कि 2 सालों के अंदर वह इस स्टेट्स के सभी सेक्ट को हरा दिया और सभी सेक्ट को एक कर दिया, जिसके कारण सभी सेक्ट में अपने से एडमिशन ले सकता था और सभी मार्शल आर्ट को सीख सकते थे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद का, जहाँ पर किम हमारे मेन कैरेक्टर को एक मार्शल आर्ट का टेक्निक देता है, जो कि एक फर्स्ट ग्रेड का टेक्निक होता है। और वह कहता है कि अब तुम भी कल्टीवेशन कर पाओगे, क्योंकि मैंने इस तुम्हारे लिए बनाया है। अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लेते हो तो तुम कुछ इस समय में मास्टर मार्शल के फर्स्ट लेवल में पहुंच जाओगे। और इस टेक्निक का पावर इतना है कि तुम अगर इसकी हल्की से इस्तेमाल करोगे, जिससे तुम एक पहाड़ को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हो। जो देख करके हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वह सोचता है कि ये तो सच में एक फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्ट है। और हमें एमसी को ट्रेनिंग करते हुए दिखाते हैं, जहाँ पर वह कुछ खास नहीं कर पा रहा था। तो किम कहता है कि सही में तुम इस तरह से अपने आप को ताकतवर या स्ट्रॉन्ग बनाने चाहते हो? तो एमसी कहता है कि भले ही टेक्निक किसी भी लेवल का हो, लेकिन खुद पर अगर टैलेंट ना हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वह अपना ट्रेनिंग जारी रखता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतने दिनों में कुछ खास नहीं कर पाता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी तक मुझे फर्स्ट लेवल में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी तक इससे आधे में भी नहीं पहुंचा हूं।
और वो सोचता है कि इतना मेहनत तो मुझे, अगर मैं डॉक्टरी भी करता तो भी मुझे नहीं लगता। और हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम अपना ब्रेक थ्रू करने वाला था, तभी वो अपना लेवल अप कर लेता है और वह 80 साल से 40 साल का बंदा बन जाता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर चौंक जाता है। वो सोचता है कि इस तरह का टेक्निक तो बड़े इमोर्टल लोग ही कर सकते हैं, लेकिन क्या किम कैसे कर सकता है? वह हैरान हो जाता है। इधर किम हंसते हुए खड़ा होता है और वो मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्यों, तुम मुझे देख करके तुम हैरान हो गए ना। और इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। तो इस मांगा का जितने भी चैप्टर्स रिलीज हुए थे, सभी के सभी को मैंने एक ही साथ एक्सप्लेन कर दिया है। और जब इसका नया एपिसोड आएगा तो मैं इसे कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो गुड बाय।